जी वॉइस क्लियर है। वॉइस चेक करना। ओके जी, आज का जो टॉपिक है दैट इज़ अबाउट द मूवमेंट्स ऑफ सी वाटर। समंदर के पानी में जो मूवमेंट्स होती हैं उनको कैटेगराइज करना है। इसमें से दो मूवमेंट्स ऐसी हैं जो कि हमारे कोर्स में शामिल हैं, जो कि डिटेल क्वेश्चंस आपने पास पेपर्स में देखे होंगे। एक टाइड्स हैं और दूसरे करंट्स हैं। ठीक है, ओशन करंट्स और टाइड्स ये दो मेजर मूवमेंट्स जो हैं ये डिटेल क्वेश्चन के तौर पे पूछी जाती हैं। जनरली जब मतलब मूवमेंट्स को डिस्क्राइब करना होता है या उनको क्लासिफाई करना होता है तो उसकी क्लासिफिकेशन जरूर पूछी जा सकती है। चार तरह की मूवमेंट्स हैं बेसिकली। एक जिसको हम वेव कहते हैं, इट इज़ जनरेटेड बाय द विंड एंड इट इज़ रिलेटेड टू द एटमॉस्फेरिक एक्टिविटी। मीन्स के ज़मीन जो समुद्रों का पानी है वो हवा की मूवमेंट की वजह से अगर डिस्टर्ब होता है और उसमें एनर्जी ट्रांसफ़र हो के प्रोपगेट करती है या आगे ट्रैवल करती है तो उससे वेव्स जनरेट होती हैं और इसका ओरिजिन जो है वो एटमॉस्फेयर से है। दूसरी तरफ लिथोस्फेयर से रिलेटेड एक्टिविटी यानी लिथोस्फेरिक डिस्टरबेंस, जिसमें कि अर्थक्वेक्स और वल्केनिक इरप्शंस ये कॉज कर सकती हैं सुनामी को। इसके साथ साथ लैंडस्लाइडिंग यानी कि कोस्टल एरिया के ऊपर अगर लैंडस्लाइड्स अगर करती हैं तो उस सूरत में भी ये मूवमेंट जो है ये स्टार्टअप हो सकती है, ट्रिगर हो सकती है। और इस मूवमेंट को हम सुनामी का नाम देते हैं। ये दो जापानीज वर्ड्स हैं, सू और नामी। सू मीन्स हार्बर एंड नामी मीन्स वेव्स। सुनामी बेसिकली वेव जैसी ही मूवमेंट है, यानी ये फ्लो ऑफ वाटर नहीं है। इट इज़ मोर लाइक वेव बट द स्पीड एंड द डायमेंशंस आर क्वाइट enormous। बहुत ज़्यादा आप कह सकते हैं स्पीड जो है वो बहुत ज़्यादा है क्योंकि एक शॉक वेव को रिप्रेजेंट करती है। जबकि वेव्स जो है वो विंड जनरेटेड है तो उनकी स्पीड जो है वो रिलेट करती है विंड की अपनी फोर्स और स्पीड के साथ। टाइड्स जो है ये ग्रेविटेशनल पुल ऑफ हेवनली बॉडीज यानी कि सन और मून की। इसमें आप बता दें कहाँ पे आपने ज्वाइन किया, क्योंकि मैंने अभी स्टार्ट लिया है, कोई इतना वो नई चीज़ नहीं बताई। वेव्स के बारे में सिर्फ यही बताया है कि विंड जनरेटेड है। सुनामी जो है ये अर्थक्वेक्स और वोल्केनिक इरप्शन की वजह से जनरेट होती है। टाइड्स ग्रेविटेशनल पुल ऑफ हेवनली बॉडीज की वजह से स्टार्ट होते हैं या मूवमेंट शुरू होती है। सो सी वाटर की मूवमेंट्स की चार कैटेगरीज हैं। करंट्स जो है ये डिफरेंस इन डेंसिटी ऑफ वाटर। सो करंट्स जो होगी ये हमारा कल का टॉपिक होगा, उसमें हम लोग ओरिजिन ऑफ करंट्स को डिस्कस करेंगे। फिर पैटर्न्स ऑफ द करंट्स भी होंगी। सो करंट्स के ऊपर एक फुल फ्लैज चैप्टर आपको मिल जाएगा और दूसरा टाइड्स का एक फुल क्वेश्चन मिलता है। जो वेव्स हैं इनकी अगर हम एनाटॉमी की बात करें यानी पार्ट्स की बात करें तो वेव्स में आप यहाँ पे ऑब्जर्व कर ही सकते हैं कि इसका जो हाईएस्ट पॉइंट है उसको क्रेस्ट कहा जाता है और एक क्रेस्ट से दूसरी क्रेस्ट तक का जो फासला है इसको वेवलेंथ कहा जाता है। ठीक है, इसी तरह से जो लोएस्ट पार्ट है दैट इज द ट्रफ विच इज एक्चुअली द डाउनवर्ड बेंड। और ट्रफ से लेकर क्रेस्ट तक की जो हाइट है इसको हम वेव हाइट का नाम देते हैं। ठीक है जी, ये डॉटेड लाइन आपको जो नज़र आ रही है दैट इज काम सी लेवल। तो इसमें ट्राफ जो है वो डाउनवर्ड बैंड्स हैं, वो देख रहे हैं आप, सी लेवल से नीचे चला जाता है पानी का लेवल। और अपवर्ड बैंड्स जो हैं उसमें वो सी लेवल से ऊपर वेव जो फॉर्म हो जाती है। ठीक है जी, तो दो आपको यहाँ पे बैंड्स नज़र आ रहे हैं। डाउनवर्ड बैंड है
और अपवर्ड बैंड है। अपवर्ड बैंड को क्रेस्ट का नाम दिया जा रहा है और डाउनवर्ड बैंड को ट्रफ का नाम दिया जा रहा है। वेव फ्रिक्वेंसी बेसिकली किसी भी जगह से, किसी एक पॉइंट से हर सेकंड में गुजरने वाली जो नंबर ऑफ वेव्स है उसको फ्रिक्वेंसी या नंबर ऑफ वेव्स कहा जाता है। Wave period, time required for a wave crest at point A to reach point B, means कि अगर ये crest यहाँ से इस point से इस point तक आ रही है तो ये इसका जो time delay आएगा या जो duration of time आएगी, that will be the wave period। ठीक है जी। तो waves are basically the movements of sea water caused by the wind। और इसको अगर आप एनिमेशन में ऑब्जर्व करें तो यहाँ पे हम ऑब्जर्व कर सकते हैं कि वेव्स जो हैं वो फा मतलब डीप सी में इतनी हाइट गेन नहीं करती, लेकिन जैसे जैसे ये शैलो सी की तरफ अप्रोच करती हैं तो इनकी हाइट बढ़ना शुरू हो जाती है। उसकी रीज़न ये है कि जो वेव लेंथ है दैट विल स्टार्ट डिक्रीजिंग। जैसे जैसे वेव का अगला हिस्सा स्लो डाउन होता है जो ड्यू टू फ्रिक्शन, ड्यू टू शैलो सी, पीछे वाला हिस्सा जो है वो उसके करीब आना शुरू हो जाता है, यानी ड्राफ्ट जो है वो एक दूसरे के करीब आ जाएंगे और वेव हाइट जो है वो इन्हांस हो जाएगी, वो इंक्रीज हो जाएगी। सो यही प्रोसेस जो है सुनामी जब अप्रोच करती है कोस्टल एरिया पे उसके ऊपर भी यही एप्लीकेबल होता है कि जैसे जैसे कोस्टल एरिया के करीब वेव पहुंचती है सुनामी की भी, तो वो भी हाइट गेन करना शुरू कर देती है। सो विंड जनरेटेड वेव्स जो है जब स्टॉर्मी कंडीशंस होंगी तो बहुत ज़्यादा बड़े साइज़ की वेव्स भी बन जाती है। और दूसरा ये है कि साइज ऑफ वेव जो है दैट आल्सो डिपेंड्स अपॉन द लेंथ ऑफ फैच। लेंथ ऑफ फैच बेसिकली हम उस फासले को कहते हैं जिस फासले से हवा चलते हुए पानी को अपने साथ लेके आ रही है, यानी वो कितनी दूर से साहिल से या खुले समंदर से हवा को धकेलते हुए आ रही है, वो लेंथ ऑफ फैच कहलाता है। और जितनी दूर से हवा इसको लेके आएगी उतना ज़्यादा पानी एक्यूमुलेट होगा उसके सामने, उतनी बड़ी वेव्स जो है वो फॉर्म हो रही होंगी। वेव्स के बाद अब ये सुनामी को हम देखते हैं। सुनामी के यहाँ पे पांच जो है वो पॉइंट्स दिए गए हैं या स्टेजेस दी गई हुई है। सू का वर्ड हार्बर और नामी का वर्ड वेव्स के लिए यूज होता है, जापानीज ओरिजिन का वर्ड है। सबसे पहला जो यहाँ पे मेंशन्ड है वो है ट्रिगर, और वो है टेक्टोनिक एक्टिविटी। वो अर्थक्वेक भी हो सकता है, वो वोल्केनिक इरप्शन भी हो सकती है, और उसके बाद लैंडस्लाइड की वजह से भी। लेकिन जो भी मतलब लिथोस्फीयर से रिलेटेड जो भी एक्टिविटी होगी जो डिस्टरबेंस कॉज करेगी सी वाटर के अंदर, दैट विल बी एक्चुअली द कॉज ऑफ द सुनामी। सो जैसे जैसे ये शॉक वेव जो है पानी में ट्रेवल करती है तो वेव्स जो बनना शुरू हो जाती हैं। ओपन सी में इसकी जो वेव लेंथ है वो बहुत ही ज़्यादा होती है, इट कैन एक्सीड हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर्स। और ये तकरीबन अगर यहाँ पे बात की जाए तो ये तकरीबन 400 से 600 किलोमीटर की वेव लेंथ होती है। लेकिन जो वेव हाइट है वो बड़ी नॉमिनल सी है, दैट इज आइदर हाफ फुट टू 1.5 फुट, यानी 6 इंच से 18 इंच तक की हाइट इसकी वेव की होती है। लेकिन जैसे जैसे ये शॉक वेव आगे अप्रोच करती है आप ऑब्जर्व कर रहे हैं कि वेव लेंथ जो है वो डिक्रीज करती जा रही है और वेव हाइट जो है वो इंक्रीज करती जा रही है। जितना भी वॉल्यूम ऑफ वाटर है वो डायमेंशंस चेंज कर लेगा, वर्टिकल डायमेंशन बढ़ जाएगी और हॉरिजॉन्टली डायमेंशन जो है वो डिक्रीज हो जाएगी, यानी कि वेव लेंथ कम हो जाएगी, वेव हाइट बढ़ जाएगी। इसीलिए जब सुनामी अप्रोच करती है और इम्पैक्ट होता है उसका, नंबर 5 पे जो इम्पैक्ट है कोस्टल एरिया के ऊपर, उसमें सुनामी जो है वो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स की हाइट गेन कर चुकी होती है। सुनामी की जो स्पीड है वो भी विंड जनरेटेड वेव से काफ़ी ज़्यादा है। सुनामी तकरीबन 1000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती है, यानी कि इसकी स्पीड जो है वो तकरीबन एक जेट लाइनर की स्पीड जितनी होती है। ठीक है जी। बेसिकली फ्लड तो देखिए, फ्लड कोस्टल एरिया की फ्लडिंग जो होती है वो दो तरह से होती है। एक टाइड्स की वजह से फ्लडिंग होती है, उसको फ्लड टाइड कहते हैं। दूसरे फ्लडिंग हो सकती है कोस्टल एरियाज की सुनामी की वजह से भी। मतलब फ्लड एक बेसिकली उस कंडीशन को कहा जाता है जहाँ पे फ्लैट लैंड जो है वो दे आर फिल्ड विद वाटर। ठीक है जी। या अगर कोई रिवर चैनल ओवरफ्लो करता है तो वो सुनामी है, सॉरी वो फ्लड है। लेकिन सुनामी बेसिकली समंदर के पानी की मूवमेंट है। ठीक है जी।
और फर्दर एक और फ्लडिंग हो सकती है जिसको हम स्टॉर्म सर्ज के थ्रू फ्लडिंग कहते हैं। जब साइक्लोन्स अप्रोच करते हैं कोस्टल एरियाज की तरफ समंदर की साइड से, तो वो भी हाई राइजिंग वेव्स कॉज करते हैं और उसकी वजह से कोस्टल एरियाज की फ्लडिंग हो जाएगी। तो फ्लडिंग तो बेसिकली वो है कि जिसमें रिलेटिवली ड्राई एरिया या लैंड मासेस जो है दे आर एक्चुअली अंडर वाटर, ठीक है जी, अंडुलेटेड है, तो उसको हम फ्लड कंडीशन का नाम देते हैं। सुनामी के बाद नेक्स्ट जो मूवमेंट जिसको हमने डिटेल में पढ़ना, दैट इज कॉल्ड द टाइड। और ये वही चीज़ आप यहाँ पे क्लियरली ऑब्जर्व कर सकते हैं, उधर डिस्क्रिप्शन था थोड़ा साथ में। सो जी ये करंट्स है, और करंट्स की मूवमेंट जो है ये कन्वेक्शनल मूवमेंट होती है यूजुअली, लेकिन हम यही कहते हैं कि डेंसिटी कंट्रास्ट ऑफ वाटर की वजह से करंट्स चलती हैं। यानी कि जहाँ पे भी डेंसिटी कंट्रास्ट होगा, इट कुड बी ड्यू टू टेम्परेचर और इट कुड बी ड्यू टू सैलिनिटी। ठीक है, अगर सैलिनिटी का डिफरेंस हो तो सलाइन वाटर जो होता है उसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है, उसका सरफेस लेवल लो होता है। और जो लेस सलाइन या फ्रेश वाटर है वो थोड़ा सा ऊंचाई पे होता है, थोड़ी सी हाइट, उसका सी लेवल हाई होता है। इसकी वजह से हाई सी लेवल वाले एरिया से लो सी लेवल वाले एरिया की तरफ पानी का फ्लो चलता है। इस वजह से हम इसको सुना, जो करंट्स हैं इनको हम रिवर्स इन ओशन का नाम देते हैं, यानी कि ऐसी फ्लोज ऑफ वाटर जो स्लोप को फॉलो करते हुए चल रहे हैं। इसी तरह यहाँ पे हम ऑब्जर्व करते हैं जी, कौन सी चीज़, करंट्स के बारे में मैं ये कह रहा हूँ कि करंट्स सर जो आर। अभी आपने सर जो अभी आपने सैलिनिटी के बारे में बताया ना, वो वाला वापस से बता दें। जी बेसिकली सबसे पहला जो रूल है वो है कि करंट्स आर कॉज्ड बाय डेंसिटी कंट्रास्ट। लेस डेंस वाटर से डेंस वाटर की तरफ फ्लो चलता है। लेस डेंस वाटर का जो सी लेवल होता है वो हाई होता है, और जो डेंस वाटर है वो थोड़ा सा दबा हुआ, थोड़ा सा सबसाइड करता हुआ पानी होता है, सिंक कर रहा होता है डाउनवर्ड, उसकी मतलब लेवल्स होते हैं। सो एक सरफेस लेवल ही ऐसा डिफर कर जाता है सलाइन लेस, आप कह लें लेस डेंस और डेंस वाटर्स में, कि एक स्लोप सी बन जाती है जिसके थ्रू पानी जो है वो ट्रैवल करता है। अब डेंसिटी कंट्रोल करने वाले फैक्टर्स कौन से हैं? डेंसिटी पे एक पहला जो इफेक्ट हो सकता है वो सैलिनिटी का हो सकता है। सलाइन वाटर डेंस होता है, उसकी वजह यह है कि डेंसिटी का जो फॉर्मूला है वो वो बेसिकली है डी इज इक्वल टू एम और वी। ठीक है जी, मास और वॉल्यूम। जब हम 1 लीटर समुद्री पानी कलेक्ट करते हैं तो, या फ्रेश वाटर की अगर हम बात करें तो वो 1 केजी 1 लीटर में आपको वेट मिलेगा। सो उसकी डेंसिटी 1 होगी। यानी कि उसमें फ्रेश वाटर जो है, अगर आप उस 1 लीटर का सैंपल लेंगे तो उस 1 लीटर पानी का वजन 1 किलोग्राम होगा। ठीक है जी। दूसरी तरफ अगर हम 1 लीटर सलाइन वाटर लेंगे तो उसका वॉल्यूम तो 1 लीटर ही होगा, लेकिन उसका वेट जो है वो 35 ग्राम ज़्यादा होगा एज कंपेयर टू द फ्रेश वाटर। क्योंकि हमने ये पढ़ा था कि जो सलाइन वाटर होता है या जो सी वाटर होता है उसमें बेसिकली सॉल्ट्स का एडिशनल वेट होता है। तो सॉल्ट्स वॉल्यूम नहीं बढ़ा रहे होते बल्कि मैस बढ़ा रहे होते हैं। सो अकॉर्डिंगली हम कहते हैं कि सलाइन वाटर इज डेंस। सो इस वजह से ये होता है कि जैसे अरेबियन सी और हमने सैलिनिटी डिफरेंसेस पढ़े थे। पहला यहाँ से पढ़ा था जिब्राल्टर से, और जिब्राल्टर से आगे हमने पढ़ा था कि सैलिनिटी बढ़ती जाती है। तो ये एरिया जहाँ पे ये साइप्रस नज़र आ रहा है आइलैंड, यहाँ पे सैलिनिटी बहुत ज़्यादा है, ये पानी काफ़ी नीचे लेवल पे है। और दूसरी तरफ से अटलांटिक की तरफ से लेस सलाइन वाटर या लेस डेंस वाटर जो है दैट अप्रोचेस द रीजन। सो एक करंट यहाँ पे स्टैब्लिश हो जाती है। इसी तरह से रेड सी में भी जैसे सैलिनिटी ज़्यादा थी तो इसके पानी का लेवल कम है, और गल्फ ऑफ अदन की तरफ पानी का लेवल ज़्यादा है, हाई है। यहाँ से भी हाई लेवल से लो लेवल की तरफ जो फ्लो ऑफ वाटर है वो इस्टेब्लिश होता है। इसको भी हम करंट का नाम देते हैं। बट दिस करंट फ्लो इज ड्यू टू डेंसिटी कंट्रास्ट कॉज्ड बाय द सैलिनिटी।
टेम्परेचर बेस आपको जो नज़र आ रहा है वो ये है। इक्वेटर पे अगर हम देखें तो यहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा है, गर्म पानी है, और यहाँ से पानी जो है वो पोलर एरियाज की तरफ जाता है। और इस वजह से जाता है कि गर्म पानी की डेंसिटी कम होती है क्योंकि उसका वॉल्यूम इंक्रीज कर गया होता है। और ठंडे पानी की डेंसिटी ज़्यादा होती है क्योंकि उसका वॉल्यूम मतलब श्रिंक कर जाता है वो पानी, और उसका वॉल्यूम कम होता है। जब वॉल्यूम कम होगा तो ऑटोमेटिकली salinity जो है, सॉरी डेंसिटी जो है दैट विल इंक्रीज। तो वॉल्यूम अगर बढ़ता है तो यानी इन्वर्स रिलेशनशिप हो जाएगा। वॉल्यूम अगर बढ़ता है तो डेंसिटी डिक्रीज करती है, अगर वॉल्यूम डिक्रीज करता है तो डेंसिटी इंक्रीज करती है। सो गर्म पानी की डेंसिटी कम और ठंडे पानी की डेंसिटी ज़्यादा होती है। अकॉर्डिंगली गर्म पानी के फ्लोज चलेंगे। जैसे आप बॉइलिंग वाटर में देखते हैं, बर्तन में बहुत पानी को बॉईल कर रहे हो तो उसमें आपको नज़र आता है कि पानी का फ्लो जो है वो गर्म सोर्स से रिलेटिवली ठंडे पोर्शंस की तरफ होता है। ठीक है जी, ये थी करंट्स का ओरिजिन। लेकिन वैसे करंट्स के ऊपर और कई फैक्टर्स अप्लाई होते हैं। ट्रिगरिंग फैक्टर यानी मूवमेंट स्टार्ट करने वाले फैक्टर्स में डेंसिटी कंट्रास्ट है जो कि सैलिनिटी और टेम्परेचर के ऊपर डिपेंडेंट है। ठीक है जी, ये क्लियर हो गया। ये क्योंकि हमने कल पढ़ना है और ये डिटेल से पढ़ना है तो इसलिए इसको अभी सिर्फ इसके मूवमेंट के हवाले तक ही काफ़ी है। ओके, नेक्स्ट आते हैं हम टाइड्स की तरफ। सिंपल सी स्टेटमेंट आपकी किताब में लिखी होगी, एंड दैट इज ट्वाइस डेली राइज एंड फॉल ऑफ सी वाटर ड्यू टू ग्रेविटेशनल पुल ऑफ मून एंड सन। ठीक है जी, दिन में दो मर्तबा पानी ने राइज करना है और फिर फॉल भी करना है। तो इस वक्त आप यहाँ पे ये स्टम्प्स देख रहे हैं, ये अभी पानी से बाहर आपको नज़र आ रहे हैं। लेकिन आप ये देखें कि पूरा का पूरा एक्सपोज हो गया रीजन, पानी विड्रॉ कर गया। और यहाँ पे ये मतलब इस लेवल तक आया हुआ था कि पहले ये स्टम्प्स भी बीच में डूबे हुए थे। अब ये किस वजह से होता है? ये हेवनली बॉडीज कौन कौन सी हैं? इसमें पहली तो चीज़ आती है कि सोलर ग्रेविटी जो है वो भी अपना रोल प्ले करती है। सूरज की ग्रेविटी की वजह से भी पानी का लेवल राइज करता है। उसको हम नाम देते हैं सोलर टाइड। ठीक है। एक और टाइड की टाइप है जिसको हम कहते हैं ल्यूनर टाइड। ज़्यादातर जो हमें ऑब्जर्वेशंस मिलती हैं वो यही है कि चांद के फेजेस और चांद की पोजीशन के हवाले से, फेज ऑफ मून और पोजीशन ऑफ मून, ये दो चीज़ें ऐसी हैं जिनका कोई ना कोई रिलेशनशिप निकलता है विद द हाइट ऑफ टाइड। यानी ये ऑब्जर्व किया जाता है कि पहली तारीख का चांद और 14वीं तारीख का चांद बहुत ऊंचे टाइड कॉज करते हैं, लेकिन 7वीं और 21वीं तारीख के चांद की हाइट पूरे महीने में आने वाले टाइड्स की हाइट से काफ़ी कम होती है। ठीक है जी। तो इस हवाले से अब हम देखते हैं कि हमें कुछ टर्म्स वगैरह जो है वो क्लैरिफाई करनी होंगी टू स्टार्ट दिस टॉपिक। सो इसमें सबसे पहली जो बात है, फ्लड और एब। जैसे अभी आपका क्वेश्चन भी एक था कि फ्लड किसको कहते हैं, तो फ्लड करंट या फ्लड टाइड उसको कहा जाता है जब हाई टाइड जो है वो अप्रोच करता है, यानी जब सूरज या चांद तुलू हो रहे होंगे तो उस वक्त आपके एरिया में पानी का लेवल इंक्रीज करना शुरू हो जाएगा। उसको फ्लड करंट या फ्लड टाइड का नाम देते हैं, उसको हम हाई टाइड भी कहते हैं। दूसरी तरफ जब पानी रिसीड कर रहा होता है तो उसको एब करंट का नाम देते हैं जी। फ्लड टाइड उसको कहा जाएगा जिसको हम हाई टाइड भी कह सकते हैं, जिस वक्त पानी का लेवल राइज कर रहा था। तो प्रीवियस आप एनिमेशन में देख सकते हैं, ये एब कंडीशन है, और उसके बाद अगर पानी का लेवल जो है वो इंक्रीज करता जाता है तो उसको हम फ्लड कंडीशन कहते हैं या फ्लडिंग कहते हैं। तो फ्लड करंट और एब करंट यहाँ पे हाईलाइट हुई हुई है। और लेवल के हिसाब से हाई टाइड और लो टाइड, और हाई और लो टाइड का जो फर्क है, जो डिफरेंस है, उसको टाइडल रेंज का नाम दिया जाता है। ओके जी, एक्चुअल जो चीज़ है वो आपके सामने अब यहाँ पे नज़र आती है। हमारा जो इधर कंपैरिजन है वो है अर्थ, सन और मून के साथ। बेसिक बात है कि थ्रू आउट द ह्यूमन हिस्ट्री जो शोर लाइन ड्वेलर्स हैं
दे हैव बीन ऑब्जर्विंग कि अ, चांद के साथ इसका जरूर कोई ताल्लुक है, लेकिन जब न्यूटन ने लॉज ऑफ ग्रेविटी जो है वो एक्सप्लेन किए या फॉर्मुलेट किए, तो उसके बाद ये क्लैरिफाई हुआ कि ये मूवमेंट जो है ये लूनर ग्रेविटी की वजह से कॉज होती है, चांद की ग्रेविटी की वजह से कॉज होती है। लॉ ऑफ ग्रेविटी के दो पार्ट्स हैं। ग्रेविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ टू बॉडीज। जितना ज़्यादा मास इंक्रीज करेगा, ग्रेविटी इंक्रीज करेगी। एंड इट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस बिटवीन देम। जितना ज़्यादा फासला इंक्रीज करेगा, उतनी ज़्यादा जो ग्रेविटी है, जो अट्रैक्शन है, वो कम हो जाएगी। अब यहाँ पे हम ऑब्जर्व कर रहे हैं कि जो व्यू हमें ज़मीन से मिलता है, उसमें तो चांद और सूरज दोनों बराबर बराबर नज़र आते हैं। लेकिन चांद आप कंपेयर कर सकते हैं ज़मीन के साथ, उसके साइज को कंपेयर कर लेते हैं, तो ये तकरीबन मतलब इट हैज़ अ मास 1/6 ऑफ द अर्थ। इसीलिए वहाँ पे हमारा वेट जो है या चांद की जो ग्रेविटी है वो ज़मीन की ग्रेविटी से 6 गुना कम है। ठीक है जी। और दूसरी बात ये है कि सूरज बहुत मैसिव है और उसकी ग्रेविटी जो है वो बहुत ज़्यादा है ड्यू टू द मास। लेकिन हम देखते हैं कि इसका डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है फ्रॉम अर्थ। ठीक है, ये डिस्टेंस तकरीबन 150 किलोमीटर्स। ठीक है जी, 150 मिलियन किलोमीटर्स जो है ये इसका एवरेज फासला बनता है ज़मीन से। चांद का ज़मीन से फासला सिर्फ 4 लाख किलोमीटर के बराबर है। ठीक है, तकरीबन 4 लाख के करीब है। ठीक है जी। सो इसके हवाले से आप यहाँ पे साइजेस को अगर कंपेयर करेंगे, तो साइजेस आपके सामने। ये मून की जो वेड्थ है दैट इज ओनली 3500 किलोमीटर्स। और सन की वेड्थ जो है वो 114 मिलियन किलोमीटर्स है, यानी उसका ये डायमीटर कंसिडर होगा। ठीक है जी, ये इसका डायमीटर है। और दैट इज 14 मिलियन। ठीक है। और मून का डायमीटर यहाँ पे मार्क नहीं हो सकेगा, लेकिन वो आपके सामने लिखा है कि तकरीबन 3500 किलोमीटर है। ज़मीन के डायमीटर से तकरीबन ये क्वार्टर बनता है। ठीक है जी। उसके बाद डिस्टेंस की बात करते हैं। तो सन का सॉरी अर्थ का मून से डिस्टेंस आपके सामने तकरीबन 4 लाख के करीब। और सूरज का जो ज़मीन से फासला है वो 150 मिलियन किलोमीटर्स है। ठीक है जी। और देखने में दोनों बराबर लगते हैं, क्योंकि साइजेस जो है वो इन डिस्टेंसेस की वजह से एक जैसे विजुअल इम्प्रेशन देते हैं। ठीक है जी, ये है डिस्टेंस। अब जो ज़मीन के ऊपर ल्यूनर ग्रेविटी फील होती है, या चांद की ग्रेविटी जो ज़मीन के ऊपर फील होती है, that gravity is actually 1.8 times greater than the solar gravity। यानी चांद जो टाइड कॉज करता है, वो टाइड्स सूरज की वजह से कॉज होने वाले टाइड से तकरीबन दुगने होते हैं हाइट में। ठीक है, जस्ट बिकॉज ऑफ द लेसर डिस्टेंस। सो जब हम ये कहते हैं कि ग्रेविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस बिटवीन टू बॉडीज, तो मून की ग्रेविटी हम पे ज़्यादा फील होती है एज कंपेयर टू सन। ठीक है जी। ये बात हो गई ग्रेविटीज के कंपैरिजन की। उसके बाद हम यहाँ पे फर्दर इसको एलैबोरेट करते हैं टाइमिंग्स के हवाले से। सो यहाँ पे अब देखते हैं ये दो टर्म्स लिखी हुई है। एक है सोलर डे और दूसरे को हम कहते हैं ल्यूनर डे। सोलर डे 24 घंटे की ड्यूरेशन है। ये ज़मीन के अपने महवर के ऊपर, अपने एक्सिस के ऊपर रोटेशन है, जो कि वो 24 घंटे में कंप्लीट करती है। और 24 घंटे की इस रोटेशन में जी ल्यूनर टाइड हैज़ अ ग्रेटर हाइट। अभी इसको हमने आगे बेसिकली अभी आप बिट्स को जोड़ेंगे। छोटे छोटे से कॉन्सेप्ट्स हैं, इनको आपको मर्ज करना पड़ेगा। मर्ज करेंगे तो फिर आपका क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाएगा। फिलहाल पहली बात हमने जो है वो ग्रेविटीज का कंपैरिजन कर दिया। ल्यूनर ग्रेविटी इज मोर ऑन अर्थ देन द सन। ठीक है जी। अब बात करें ड्यूरेशंस की। सोलर और ल्यूनर डे दो टर्म्स हैं। सोलर डे वन रोटेशन ऑफ अर्थ को रिप्रेजेंट करता है। 24 घंटे के बाद सूरज आपको जहाँ पे अगर तुलू होता हुआ नजर आया था,
तो अगले 24 घंटे बाद वो आपको वहीं पे तुलू होता हुआ नजर आएगा। अगर गुरूब होता हुआ नजर आया था तो 24 घंटे बाद उसी पोजीशन पे दोबारा नजर आएगा। सो इसको हम लेंथ ऑफ सोलर डे कहते हैं, यानी कि सूरज के तुलू होने से दोबारा तुलू होने तक का जो टाइम है, ये सोलर डे कहलाता है। लूनर डे जो है ये 24 घंटे 50 मिनट का होता है। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह आप यहाँ पे एनिमेशन में ऑब्जर्व कर सकते हैं कि जो अर्थ की रोटेशन है वो तो अपनी जगह पे 24 घंटे में कंप्लीट हो ही रही है। इसने रोटेट करना है और 24 घंटे बाद हर वो पॉइंट जो पहले पिछले दिन में जहाँ पे था वहाँ पे पहुँच जाएगा। लेकिन साथ साथ हम ये ऑब्जर्व कर रहे हैं कि मून की अपनी ऑर्बिटल मूवमेंट भी चल रही है। यानी मून जो है इट इज़ एक्चुअली रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ। सो चांद जमीन के गिर्द 28 दिन में अपनी रेवोल्यूशन कंप्लीट करता है। यानी कि 28 दिन में उसने जमीन के गिर्द अपना चक्कर पूरा करना होता है। लेकिन जब चांद के तुलू और गुरूब के टाइमिंग्स को हम देखते हैं तो हर दिन के बाद आपको 50 मिनट का गैप नजर आएगा। यानी अगर आपको आज के दिन चांद तुलू होते हुए नजर आया 7 बजे, तो कल के दिन आपको 7:50 पे तुलू होता हुआ नजर आएगा। क्योंकि ये जो डिफरेंशियल क्रिएट हो रहा है जमीन की रोटेशन और चांद की जो रेवोल्यूशन या स्पेस में जो ट्रैवलिंग है, उसकी वजह से हर रोज 50 मिनट का डिले आता है। ठीक है, तो आप ऑब्जर्व करते ही हैं कि पहले दिन का जो रोजे का चांद था वो गुरूब हो रहा था और उसके गुरूब का टाइम जो था वो मगरिब के टाइम के साथ ही था। लेकिन जैसे ही अगले दिन आपने देखा रोजा रख लिया, तो वो चांद आपको कुछ ज्यादा देर तक होराइजन पे या आसमान में नजर आता रहा सूरज के गुरूब होने के बाद। आज अब देख रहे हैं चौथे पांचवें रोजे की तरफ हम चले गए हैं। सातवां रोजा जब आएगा तो आप देखेंगे कि जिस वक्त सूरज गुरूब हो रहा होगा बिल्कुल मगरिब में होगा, होराइजन पे होगा, तो चांद आपके सर पे होगा। मीन्स कि वो उसमें 7 × 50 350 मिनट्स का फर्क पड़ चुका होगा। और इसकी इक्वेशन ऐसे बन जाएगी कि बेसिकली 7 डेज विल बी पास 50 मिनट्स का डिले, और आपके पास 350 मिनट्स का डिले आ जाएगा। अब ये 350 मिनट एक्चुअली क्या है? 350 को अगर आप डिवाइड करते हैं 60 से, तो इसमें आपके पास 5 कंप्लीट आवर्स आ जाएंगे, 350 मिनट, यानी कि तकरीबन 6 घंटे का डिले आ जाएगा। यानी कि अगर सूरज जो है वो 6 बजे शाम को गुरूब हुआ, तो ये वाला चांद जो है ये 12 बजे के करीब रात को गुरूब होगा, 7वीं तारीख का चांद। ठीक है जी, तो इस तरीकाकार से हम देखते हैं कि जैसे जैसे 14वीं की तरफ जाएंगे तो 14वीं का चांद 14 दिन के फर्क के बाद आ रहा है। 14 को आप 50 से मल्टीप्लाई करें 700 आएगा, 700 को आप 660 से डिवाइड करें 11 घंटे 40 मिनट आएगा। यानी जब सूरज तुलू होता है 14वीं का चांद उससे 11 घंटे 40 मिनट के बाद तुलू होता है। ठीक है जी, ये टाइमिंग्स हैं, लेकिन हमने सिर्फ यहाँ पे इतना याद रखना है कि चांद और सूरज की जो तुलू और गुरूब होने के टाइम्स हैं वो सिंक्रोनाइज नहीं है, वो सेम नहीं है। ठीक है, चांद अपने टाइम्स पे तुलू और गुरूब होता है, हर दिन 50 मिनट का गैप क्रिएट करता जाता है। और सूरज जो है वो, चूंकि इस रेफरेंस में वो स्टेशनरी कंसिडर होगा इन दोनों फैमिली बॉडीज के हवाले से, तो वो 24 घंटे के बाद ही किसी एक पॉइंट पे ऑब्जर्व होता है। सो यहाँ पे हम इसको देख सकते हैं कि चांद जो है दैट इज एक्चुअली रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ। ठीक है जी, और सूरज की लाइट यहाँ से आ रही है, ज़मीन जो है वो सूरज के गिर्द रिवॉल्व कर रही है, जो कि उसने एक साल में रेवोल्यूशन कंप्लीट करनी है। तो इसमें हम ऑब्जर्व करते हैं कि चांद की दो पोजीशंस ऐसी हैं जिसमें ज़मीन चांद और सूरज एक लाइन में आ रहे हैं, बिल्कुल अलाइन हो रहे हैं। ठीक है जी, और ये बेसिकली महीने में 2 मरतबा होना होता है, जिसमें कि आप यहाँ पे जो ऑब्जर्व कर रहे हैं वो ये है कि चांद जो है वो इस वक्त जमीन के सामने आ चुका है, यानी सूरज की रोशनी को डायरेक्ट रिसीव कर रहा है। सूरज इसकी बैक साइड पे होगा,
ये पहली तारीखों का चांद है, इसको न्यू मून कहते हैं। आमतौर पे इस चांद का साया अगर जमीन पे पड़ना शुरू हो जाए, यानी कि ये उस टाइम होगा जब चांद और सूरज बिल्कुल एक लाइन में आ गए होंगे, और ये साया जो है ये जमीन पे पड़ेगा, तो इसको हम सोलर इक्लिप्स का नाम देते हैं। यानी सूरज ग्रहण चांद की पहली या आखिरी तारीखों में पॉसिबल होता है, जब चांद सूरज के सामने आ सकता है और उसका साया जमीन पे पड़ सकता है। ठीक है जी। उसके कंपैरिजन में जो ऑपोजिट साइड है, जहाँ पे आपको ये पिंक कलर का चांद नजर आ रहा है, यहाँ पे ये कंडीशन बेसिकली 14वीं के चांद की होती है। उस वक्त सूरज की रोशनी जो होती है वो इस चांद की उस साइड पे पड़ रही होती है जो जमीन को फेस कर रही है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको दो पोजीशंस ऐसी मिलेंगी। नंबर वन, फर्स्ट ऑफ द मून, इसमें जो शेडी पार्ट है या शेडेड पार्ट ऑफ द मून है, दैट इज टुवर्ड्स द अर्थ। तो आपको एक बिल्कुल थिन सी लाइन, जिसको हम क्रिसेंट कहते हैं, वो जमीन से ऑब्जर्व होगा। लेकिन जो 14वीं का चांद है, आमतौर पे यही ऑब्जर्वेशन होती है कि 14वीं के चांद को ही ग्रहण लगता है। 5वीं 7वीं पहली तारीख के चांद को ग्रहण नहीं लगता। उसकी वजह यही है कि जमीन का साया उस वक्त वहां पड़ नहीं सकता, क्योंकि 7वीं का चांद यहाँ होगा, 21वीं का चांद यहाँ होगा। 14वीं का चांद जो है वो जमीन के बिल्कुल साथ लाइन में आ जाता है विद रिस्पेक्ट टू अर्थ सन एंड मून। ठीक है जी। तो ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है कि ये जो फेजेस ऑफ मून है, ये असल में चांद की तारीखें हैं। ठीक है जी। और इनका भी इम्पैक्ट जो है वो टाइड्स की हाइट पे पड़ता है। तो मंथली जो साइकिल है टाइड्स का, उसके बीच में हाइट ऑफ टाइड को डिटरमिन करने में पोजीशंस ऑफ मून का भी हाथ है, और फेजेस ऑफ मून का भी हाथ है। जब पोजीशन ऑफ मून की बात करते हैं तो इसका मतलब है कि चांद होराइजन पे कहाँ है या आसमान में कहाँ नजर आ रहा है। जैसे अगर वो होराइजन पे तुलू हो रहा है, तो आपके इलाके की तरफ टाइडल रेंज हाइट जो है वो बढ़नी शुरू हो जाएगी। जब वो बिल्कुल पीक पे एपेक्स पे आ जाता है या जेनिथ पे आ जाता है, ओवरहेड आ जाता है, तो उस वक्त जो है वो टाइड मैक्सिमम हाइट आपके एरिया पे कर रहा होगा। और जैसे जैसे चांद गुरूब होना शुरू होगा, तो उसके साथ साथ टाइड जो है वो डिक्रीज करता जाएगा। तो यहाँ पे आप ऑब्जर्व कर सकते हैं कि चांद का कौन सा हिस्सा कितना रोशन नजर आ रहा है जमीन से। ठीक है जी, ये पहली तारीखों के चांद है। बिल्कुल उसके बाद आप देख रहे हैं यहाँ पे, अब ये 90 के एंगल पे 7वीं तारीख का चांद है। उसके बाद जब ये ऑपोजिट टू द अर्थ गया 14th ऑफ मून, और फिर ये 21वीं तारीख का चांद फिर आपको आधा नजर आता है, और सो ऑन, ये 28 दिन का या 29 दिन का साइकिल चलता है। ठीक है जी। तो इसको हम बेसिकली रेफर करते हैं फेजेस ऑफ मून के साथ, यानी चांद की कौन सी तारीख चल रही है। सो इसमें आपको अब यहाँ पे हम टाइड्स की टाइप्स को डिटरमिन कर सकेंगे विद रिस्पेक्ट टू द पोजीशंस। ठीक है जी। तो यहाँ पे आप देखिए, सोलर टाइड भी मेंशन किया गया है और ल्यूनर टाइड भी मेंशन किया गया है। सोलर टाइड सन की वजह से, ल्यूनर टाइड मून की वजह से। अच्छा, फिलहाल अगर हम इसको मिटा दें, इसको यहाँ से रिमूव कर लें, सिर्फ बात करते हैं पहली तारीख के चांद की। ठीक है जी। जो महीने के सबसे ऊंचे टाइड्स बनते हैं वो पहली और 14वीं तारीख के चांद पे बनते हैं। पहली तारीख का चांद जमीन और सूरज के दरमियान में आ चुका होता है, और इस वक्त सूरज और चांद की कलेक्टिव ग्रेविटी जो है वो ज़मीन की इस साइड के ऊपर मौजूद पानी को पूरी तरह से अपनी तरफ खींच रही होती है। अब ये जो खिंचाव है और ये जो अट्रैक्शन है, इसकी वजह से हमें नज़र आ रहा है कि एक लाइट ब्लू कलर का ल्यूनर टाइड दिखाया गया है और एक डार्क ब्लू कलर का सोलर टाइड दिखाया गया है। ये दोनों टाइड्स कलेक्टिव एक ही साइड पे बन रहे हैं, इसलिए ये ज़्यादा हाइट गेन किए हुए हैं। अब जो क्वेश्चन रेज होता है वो ये है कि इस साइड पे तो ये टाइड बनने की समझ आती है, कॉज पता लगता है कि दोनों हेवनली बॉडीज इस तरफ हैं, तो वो पानी को अपनी तरफ खींच रही हैं और टाइड की हाइट जो है वो ज़्यादा है। लेकिन हम ये ऑब्जर्व करते हैं कि ज़मीन की दूसरी साइड पे भी इसी तरह के दो टाइड्स बने होते हैं, जबकि यहाँ पे ना सूरज है और ना ही चांद है। तो कोई
स्टूडेंट बताएगा कि ये क्यों बना, इस ऑपोजिट साइड के ऊपर टाइड्स की फॉर्मेशन क्यों हुई, व्हाट इज एक्चुअली द कॉज। एक्शन रिएक्शन। हाँ जी, मोस्टली किताबों में एक्शन रिएक्शन मेंशन होता है कि इधर एक्शन हुआ है तो उसका एग्जैक्टली ऑपोजिट उतना ही रिएक्शन हो गया। लेकिन ज़्यादातर थ्योरिस्ट जो है और जो किताबें हैं उसमें ये रेफरेंस मिलता है कि जो ज़मीन के पानी का वज़न है उसमें चेंज आता है। जब हम वज़न की बात करते हैं, वेट की बात करते हैं, तो हम कहते हैं W = M × G। ठीक है जी। और यहाँ पे ज़मीन की जी की वैल्यू जो है वो कम हो जाती है। उसकी वजह क्या है? जी की वैल्यू यहाँ पे कम होने की वजह सिंपल ये कि जो दो हेवनली बॉडीज हैं, सन और मून, ये एक्चुअली जमीन के सेंटर, या जिसको हम इनर कोर कहते हैं, विच इज़ द सोर्स ऑफ द ग्रेविटी फॉर द प्लैनेट। क्योंकि हमारे प्लैनेट की जो ग्रेविटी है, जो प्लैनेट है वो हमें अपने सेंटर की तरफ अट्रैक्ट करता है। और वो सेंटर की तरफ इसलिए अट्रैक्ट करता है क्योंकि सेंटर ऑफ द अर्थ इज द मोस्ट मैसिव पार्ट, सबसे ज़्यादा मैस वहाँ पे है। और उसको हम इनर कोर का नाम देते हैं। ये एक सॉलिड बॉल है या सफियर है विच इज सराउंडेड बाय द लिक्विड आउटर कोर। ठीक है जी। तो सूरज और चांद की जो ग्रेविटी है वो थोड़ा सा कोर को इस तरफ को अट्रैक्ट करती है, यानी कोर का सरफेस से जो फासला है वो यहाँ पे कम हो जाता है। थोड़ा सा टाइड्स को वो वापस खींचेगा भी। ठीक है जी, क्योंकि कोर इधर करीब आ गया। लेकिन कोर का जो फासला इस टाइप साइड से बड़ा है, उसकी वजह से यहाँ पे जी की वैल्यू कम हो जाती है और पानी जो है वो रेज हो जाता है। ठीक है। तो शिफ्टिंग ऑफ कोर, या आप कह सकते हैं पुल, जो पुल है कोर ऑफ द अर्थ के ऊपर, वो कॉज करता है ऑपोजिट टाइड, ऑपोजिट साइड के टाइड्स को। ओके। इसकी हम एक्सप्लेनेशन एक और तरीके से कर सकते हैं। आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा कि ज़मीन जो है उसका इक्वेटोरियल और पोलर डायमीटर डिफर करता है। इक्वेटोरियल डायमीटर 12,746 किलोमीटर है। ठीक है जी। और पोलर डायमीटर यानी पोल टू पोल जो इसका फासला बनता है वो 12,704 या 2 किलोमीटर है। यानी कोई 44 किलोमीटर का डिफरेंस है। अब जमीन का जो कोर है विच इज द सोर्स ऑफ द ग्रेविटी, वो यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है जी, यहाँ पे है। अगर हम कोई ऑब्जेक्ट इस जगह पे रखते हैं पोल के ऊपर, तो पोल का चूंकि कोर से फासला कम है, तो यहाँ पे ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन ज़्यादा होगी। ठीक है। लॉ ऑफ ग्रेविटी के दूसरे पार्ट के मुताबिक ये डिस्टेंस की जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल में, जो ग्रेविटी है वो डिस्टेंस से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। डिस्टेंस कम है चूंकि, तो यहाँ पे ग्रेविटी ज़्यादा है, जी की वैल्यू यहाँ ज़्यादा है। लेकिन इक्वेटर के ऊपर जी की वैल्यू कम है। ठीक है जी। अभी ये टाइम ओवर होने लगा इस मीटिंग का। सो हम जो भी रिज्यूम करेंगे 10 मिनट्स के ब्रेक के बाद, वो इसी टॉपिक को रिज्यूम करेंगे, यहीं से इसी स्लाइड से होगा। ठीक है जी। सो अब यहाँ पे बात ये हो रही है कि ये 20 किलोमीटर का डिफरेंस आया, कि कोर का फासला सरफेस से 20 किलोमीटर कम या ज़्यादा हो गया। तो आपने देखा कि जी की वैल्यू में चेंज आ गया, क्योंकि पोल्स पे जी की वैल्यू 10 के करीब आती है, 10 पे आती है, यहाँ पे कहीं 9.8 के करीब आती है इक्वेटर पे। अब बेसिक बात ये हो रही है कि जो कोर है, इट इज़ एक्चुअली सॉलिड एंटिटी, बट इट इज़ सराउंडेड बाय लिक्विड सफियर। सो ये लिक्विड के अंदर थोड़ा सा शिफ्ट हो जाता है बिकॉज ऑफ द पुल ऑफ द सन एंड द मून। व्हेन दे अट्रैक्ट द कोर टुवर्ड्स दिस साइड, तो ऑपोजिट साइड के ऊपर ग्रेविटी यानी ज़मीन की जो कशिश है वो कम हो